पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं, सबका इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज प्रयोगशाला परिचारक का हम लोग चौथा टॉपिक देखने वाले हैं, ऊष्मा और ताप। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे पूरी जितनी भी वीडियोस हैं हमारी डेली यूज़ का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप प्ले लिस्ट पर जाके हमारी और जो वीडियोस हैं एमसीक्यू सेशन का जो हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं उसके वीडियो आपको मिल सके। चलिए आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो है ऊष्मा और ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण, और इस पर हमारी बात चलेगी। समस्त प्रतिभागी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल पे, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। गुड इवनिंग संगीता जी, ऋषि, वीरेंद्र, सबका स्वागत है इस लेक्चर में बेटा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको बोल सकते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको आपसे पूछा गया है। बताइए, जीरो केल्विन को बोलते हैं क्या, या 273.15 केल्विन, या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन पैमाने पर कोई भी तापमान को हम लोग निरपेक्ष ताप बोल सकते हैं। ये प्रश्न जितने भी मैं कराऊंगा अभी टॉप 20 क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल जो सेटअप है उसके आधार पे होगा। मतलब यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न जनरेट होंगे, केवल ये 20 एमसीक्यू प्रश्न नहीं है। इसके आप लोग इस प्रकार से प्रश्नों को हैंडल करना सीखेंगे, कैसे व्यापम के एग्जाम पे जब आप बैठेंगे तो प्रश्नों को कैसे डील करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना और देखना है कि निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाएगा। अब आपको ये फैक्चुअल चीज है, अभी आपको पता है कि साइंटिफिक मेथड द्वारा प्रूफ हो चुका है कि भाई हम निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहेंगे, क्या 0 केल्विन की 273। तो याद रखना है बेटा कि -273 कितना, -273.15, ठीक है, ये 15। लेकिन कब, कि अगर ये सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस में, कि केल्विन में दिया रहेगा तो यहाँ पे प्लस में दिया तो ये वाला आंसर नहीं होगा, फ़ारेनहाइट भी नहीं होगा, केल्विन तापमान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 केल्विन है ना, 0 केल्विन, या इसी को बोल सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस को हम लोग निरपेक्ष शून्य ताप या इसी को परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। दोनों याद रखना है आपको कि केल्विन में 0 केल्विन और इसमें -273.15, क्योंकि आप सबको पता है, ठीक है, कि केल्विन और सेल्सियस में किस प्रकार के रिलेशन होते हैं, और ठीक है वहां से हम लोग निकाल सकते हैं भाई कि जो केल्विन में मान है वो 0 केल्विन है, लेकिन ये सेल्सियस में मान कितना होगा, -273.15, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे को देखने को मिला और लगभग सबका आंसर था सर 0 केल्विन होगा, ठीक है। तो सीमा, प्रिया, प्रतिमा, ऑलिजवेल, नंदनी, सबका आंसर करेक्ट है। नंदनी थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, भी नहीं होगा बेटा, 0 केल्विन होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 केल्विन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। जितने बच्चे जो वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दो, क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं मेरे साइंस की, है ना, टॉपिक वाइज, पहले हम फिजिक्स वाले करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर पर्यावरण, फिर बायोलॉजी के प्रश्न करेंगे। तो इस श्रृंखला की जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। चलिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि थर्मामीटर में उपयोग के बाद पारा का स्तर ऊपर या नीचे नहीं जाता, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि खाली स्थान थर्मामीटर में उपयोग के बाद पारा का जो स्तर होता है, आपको पता है यहाँ पे दो चीज जानना बेटा कि थर्मामीटर में हम किसका उपयोग करते हैं, पारा, मरकरी, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मामीटर में हम किसका उपयोग करते हैं, तो पारा का। क्यों करते हैं बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो मरकरी होता है ये एकमात्र ऐसा धातु होता है जो कि द्रव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए सर मरकरी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। दूसरी बात, नहीं जाता है तो ऊपर या नीचे नहीं जाता, इसलिए करते हैं क्या, तो कहाँ पे, क्लिनिकल में कि प्रयोगशाला, 1 और 2 दोनों। सर हम लोग प्रयोगशाला का पेपर दिला रहे हैं तो हम इसको प्रयोगशाला कर दें, बिल्कुल गलत आंसर है बेटा। तो इसका उपयोग करते हैं कहाँ पे, क्लिनिकल में। जो क्लिनिक वाला होते हैं ना, क्लिनिकल थर्मामीटर आपको देखे होंगे, जब तबियत खराब होता है तो इसको माउथ में डालते हैं या साइड में डाल देते हैं, और उससे क्या होता है, पारा का जो है ऊपर या नीचे, है ना, चले जाने के बाद होता है। लेकिन ये ऊपर या नीचे उसके रीडिंग को बताता है, किसमें, क्लिनिकल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमान की संकल्पना को परिभाषित करता है। तो आपको दो चीजें याद रखना है कि ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं। तो ऊष्मागतिकी के यहाँ पे 4 नियम हैं। पहला नियम सुनवा नियम,
दूसरा पहला नियम, तीसरा दूसरा नियम, और चौथा कौन सा, उष्मागति का तीसरा नियम। अब ये क्या क्या बोलता है इसको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ऑलरेडी दे चुका है बेटा कि उष्मागतिकी का जो 100वां नियम है वो क्या है, ठीक है, उष्मागतिकी का 100वां नियम क्या है। तो ये 100वां नियम बोलता है यदि A बराबर B और B बराबर C होगा, यदि A बराबर B और B बराबर C होगा तो A और C भी आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, A और C भी बराबर होंगे। इसकी बात करता है, मतलब ये तापमान के कॉन्सेप्ट की बात करता है, तापमान के संकल्पना की बात करता है। ये उष्मागतिकी का 100वां नियम कहलाता है ना। मतलब A अगर B के बराबर है और B C के बराबर है तो A और C भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकल गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है भाई। एक बार जोरों शोरों से वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। ये हमारी सेशन अनवरत चलेगी भाई, ठीक है। चलिए, अब उष्मागतिकी का पहला नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम क्या बोलता है। उष्मागतिकी का पहला नियम आपको सबको पता है कि उष्मा को ना तो यस और ना ही यस, ठीक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक बातें जो कि हमने क्लास में पढ़ी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर देना कि उष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है और उष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या है, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन उष्मागतिकी का 100वां नियम याद रखना, ये तापमान की संकल्पना को परिभाषित करता है, ठीक है। और थर्ड नियम यादृच्छता की माप होती है। चलिए, सामान्य वायुमंडलीय दाब, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपको बताना है बेटा कि पानी किस डिग्री सेल्सियस में या पानी किस डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉईल होना, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी द्रव का वाष्प में कन्वर्ट होने की क्रिया को क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो आप सबको पता कि पानी को सर हम लोग गर्म करेंगे, पानी क्या करेंगे बेटा, गर्म करेंगे। तो जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो अगर उसमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है तो पानी जो होता है वो वाष्प बन के क्या होता है, उड़ने लगता है। तो वो पॉइंट कौन सा है सर, तो वो पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर पूछेगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक, तो करना है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हिमांक पूछेगा तो 0 सेंटीग्रेड, अगर पूछेगा क्वथनांक तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट को समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, फिर प्रश्न किसी प्रकार से पूछे आप उसको कर लोगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर कमरे के तापमान, आपको बताना है फ़ारेनहाइट पैमाने पर कमरे के तापमान 298 केल्विन का मान क्या होगा। आपको कन्वर्ट करना है बेटा फ़ारेनहाइट में, है ना, फ़ारेनहाइट पे वैल्यू बताना है। अगर केल्विन में दिया है 298, तो इसको आप लोग करके बताइए मेरे को, ठीक है। मैं सबसे जुड़ा हूं, बिल्कुल करके बताइए, करके बताओ भाई। ऋषि, एस के साहू, प्रीति रानी, सभी के सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी के सभी से, है ना, बिल्कुल आप करके बताएंगे कि वैल्यू क्या होगी इसकी। चलो, गुड इवनिंग रंजिता, सबका स्वागत है भाई। जितने भी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं हमसे जुड़ के, ठीक है, सबका स्वागत है। और हमारी ये सेशन पूरी चलेगी, जितने भी साइंस के 18 टॉपिक हैं उसको हम लोग कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन मैंने बताया था कि फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन है। तो फ़ारेनहाइट -32/9, फ़ारेनहाइट -32/9 और केल्विन बटे कितने बेटा, केल्विन बटे क्या 5, ठीक है, केल्विन बटे 5। चलो -273 ना, डी केल्विन -273/5, ठीक है। चलिए 273/5, चलो इसको बना दो भाई, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। अब ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ना, ये बनना चाहिए। देखो इसको हमने हीट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर केल्विन -273/5 दिया है, सेल्सियस बटे 5, फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है, रिम्यूअर बटे 4, ठीक है। तो अगर किसी में भी दिया रहे तो एक दूसरे कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में दिया रहे, चाहे सेल्सियस में दे, चाहे फ़ारेनहाइट, चाहे रिम्यूअर, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमको एक वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक वैल्यू दिया बेटा 298। चलो हम रख के देखते हैं, फ़ारेनहाइट -32/9
और केल्विन की वैल्यू दी है 298 माइनस 273/5। 298 में 73 घटाएंगे भाई तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5 F माइनस 32/9 मतलब 1/5। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5। अगर मैं बोलूँगा तो 5F और 32 पंचे अगर करेंगे तो 5 दूनी 10 है ना, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, 16 बराबर 9। तो अगर 5F इक्वल टू करेंगे 9 मतलब हो जाएगा 151, ठीक है। तो F की वैल्यू कितनी होगी, लगभग ये आएगा 98 के आसपास, ठीक है, 98 के आसपास आएगा क्या, नहीं, ये आएगा आपका 77 आना चाहिए, हाँ 77, ठीक है, 77 कितना आएगा 77। चलो इसको करके ही बता देता हूँ भाई, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया है वैल्यू, ठीक है। तो हमको रिलेशन पता है फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ठीक है, केल्विन माइनस 273/5, ठीक है। वैल्यू रखते जाओ, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, केल्विन की वैल्यू दी है 298 माइनस 273 इक्वल अपॉन 5। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ठीक है, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। चलो आगे करो, सो मैं है ना माइनस करूँ तो 5 आ जाएगा या 25, ठीक है, और अपॉन 5 यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। 1/5 मतलब अगर हम इसको करेंगे तो 5F माइनस 5 तिया 15 160/9, ठीक है। अगर मैं इसको और बनाऊं तो 5F इक्वल टू हो जाएगा 169 और F इक्वल टू हो जाएगा 169/5। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 तिया 15, ठीक है, हंसी लाए 1 और 5 तिया 15, ठीक है। फ़ारेनहाइट में आ जाएगा आपका लगभग, क्वेश्चन गलत है क्या, एक सेकंड, गलती कहाँ पे हो रहा है, अच्छा, ठीक, यहाँ पे गलती हुआ है कि यहाँ पे उल्टा हो गया बेटा, 9 पंचे 45 होगा, ठीक है, 9 पंचे कितना होगा 45। तो F माइनस 32/45 और ये 45 प्लस हो जाएगा 77, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे कैलकुलेशन में, यहाँ पे 32 इक्वल टू 25 दिया है, ये प्लस हो जाएगा तो F इक्वल टू हो जाएगा 32 + 25 और इसको जोड़ेंगे तो 77, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 25/5 में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको सुधार लेंगे और कितना आ जाएगा आंसर इसका, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 77। चलिए अगला क्वेश्चन, तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है। तापमान क्या होता है, केवल धनात्मक, ठीक है। चलिए 1/5 नहीं होगा, हाँ बस वही थोड़ा सा है ना, वहाँ पे थोड़ा सा जल्दी कटाने के चक्कर में गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। 5/1 को मैंने 1/5 लिख दिया था जिससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए तो तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है। ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, कि इसमें आपको ये बताना है कि तापमान का वह पैमाना है जिसमें तापमान केवल धनात्मक होता है। ये फ़ारेनहाइट है कि सेल्सियस है कि केल्विन है कि र्यूमर है, आपको ये बताना है कि तापमान केवल धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक में जाएगा ही नहीं, है ना, ऋणात्मक में जाएगा ही नहीं। एक बार रिलेशन को देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, ठीक है, सेल्सियस बटे 5, केल्विन माइनस 273/5 या र्यूमर बटे 4, ठीक है। और आपको इसमें से ये बताना बेटा कि इनमें से कौन सी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा धनात्मक में रहेगी। तो आप देखेंगे कि अगर सेल्सियस की बात करेंगे तो इसके जो थर्मामीटर हैं ये सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 0 से कितने 100, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेल्सियस, ठीक है। तो जितने ही बच्चे हैं जिनका करेक्ट आंसर है क्या, केल्विन, ठीक है। तो केल्विन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, केल्विन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि केल्विन की वैल्यू बिल्कुल केल्विन माइनस 273/5, तो केल्विन की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी केल्विन। तो जितने ही बच्चे सबका आंसर आ गया सी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, उससे पहले बता दूं कि अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस की ई बुक, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने बच्चे जो बुक खरीद लिए हो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्यों मैं बधाई दे रहा हूं? क्योंकि हमारे जो साइंस की जो ई बुक बनी है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, अगर आपने ये बुक परचेस किया होगा एप्लीकेशन पे जाके, तो मैं जितने भी एमसीक्यू की सीरीज है ना, मैंने बोला था आप लोगों की भाई इसमें 15 तारीख के आसपास, 15 और 20 तारीख को क्वेश्चन एड ऑन कराऊंगा जिससे आपके एग्जाम ओरिएंटेड और बनाया जा सके। तो मैं सिलेबस के आधार पे, क्योंकि ये जो बुक बनाए थे ये बेसिक साइंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था, ताकि आपके बेसिक मजबूत हो जाए। अगर आपके बेसिक मजबूत हो चुके होंगे तो अब आप जितने भी पीडीएफ डले हुए, हालांकि अभी लगभग 7 या 9 पीडीएफ मैंने डाला है, इस पे और वीडियो डाल के इसको कम से कम 25 या 20 वीडियो कर, है ना, 25 या 20 क्वेश्चन इन द सेंस लगभग 750 प्रश्न इसमें और एड ऑन होना है। तो ये बिल्कुल अभी एड ऑन कर दी गई है। तो जो बच्चे लिए हो बेटा, है ना, परचेस किए हो, उसमें देख सकते हो होगा टेस्ट, मॉक टेस्ट करके डाला होगा, ठीक है। वहां पे जाके जितनी भी पीडीएफ्स हैं जो प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस के आधारित पे टॉपिक वाइज मैंने डाल दिया है, ठीक है। ऑल इज वेल बोले सर मैंने परचेस किया हूँ, है तो परचेस किया हो तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? चलो ये बता दो भाई, अब ये तो कर सकते हो, ठीक है। फ़ारेनहाइट के बराबर है, मतलब आपको बताना कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये किसके बराबर है? केल्विन सेल्सियस में दे दिया वैल्यू, ठीक है। ये आप लोग निकाल के बताओ, ठीक है। ये उसी तरीके से बनेगा जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया, फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। केल्विन -273/5, केल्विन हमेशा प्लस होगा, क्यों होगा? क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा, और सेल्सियस/5। तो चलो बताओ इसमें से कौन सा होगा? केल्विन सेल्सियस, है ना, करेक्ट आंसर। चलो करके बताओ भाई, है ना। क्या सर सेल्सियस? अरे सेल्सियस के बारे में भी तो बताया हूँ भाई, उसके बाद केल्विन आंसर होगा, बताया। सेल्सियस ये ऐसा होता है, केल्विन ऐसा होता है, ठीक है। प्रिंट आउट कर सकते हैं सर, प्रिंट आउट शायद तक ऑप्शन दिया गया था, अभी फिलहाल देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलो इसको बताओ भाई कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा? चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक 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 ठीक, चलो देखते हैं। केल्विन -273/5, ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट में दिया क्या? फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं भाई केल्विन, पहले केल्विन का देखते हैं, 273/5। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है 32 - 32/9, ये दोनों कट 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0, तो क्या बचेगा? 9। तो 9K -273 × 9, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 5। तो इसको करेंगे तो लगभग ही आ जाएगा 273, है ना। तो ये लगभग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 273.15 केल्विन, ठीक है। जिन जिन बच्चों का डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, किसी पिंड का ताप सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप में वृद्धि कितनी होगी? बस वही क्वेश्चन है फिर, है ना। इसको सॉल्व करके बताना भाई। किसी पिंड का ताप सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? तो आपको सेल्सियस/5, फ़ारेनहाइट -32/9, ठीक है। बनाओ भाई, किसकी वैल्यू दी है? फ़ारेनहाइट, है ना। तो सेल्सियस पे दी है 40 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू पुट करो, फिर कैलकुलेशन करना है, तिर्यक गुणा, फिर आ जाएगा। चलो करके देखो। चलो, केल्विन पैमाना जो होता है बेटा, केल्विन पैमाना 273 केल्विन से 373 केल्विन तक मापी जाती है, ठीक है। केल्विन पैमाना कितने मापी जाती है? 273 केल्विन से 373 केल्विन, ठीक है। सेल्सियस का मैंने बता दिया है। फ़ारेनहाइट जो मापी जाती है, फ़ारेनहाइट जो मापी जाती है, कितना मापी जाती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब इसके बीच 180 खाने हैं, इसके बीच 100 खाने हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा,
ठीक है, कि केल्विन के बीच कितने खाने हैं तो 100, इसका प्रारंभिक बिंदु कितना तो 273 केल्विन, अंतिम बिंदु कितना तो 373 केल्विन। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट का प्रारंभिक बिंदु पूछेगा तो 32 और अंतिम बोलेगा तो 212, इसके बीच कितने हैं 180, और इससे पहले वाले मैंने सेल्सियस का बता दिया था। ठीक है, चलो करके देखो कितना आ रहा है। किसी पिन का तापमान सेल्सियस पे 40 है तो हमने 40/5 कर दिया बेटा, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 कर दिया, एक 8 हो जाएगा और 8 नहीं 72 हो जाएगा, फिर हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, और ये हो गया 72, 9/72, तो एफ माइनस हो जाएगा 72 + 32, कितना आ रहा है भाई सबका आंसर। ठीक है, करके देखो, 3 2 5 105, आंसर कितना है, कैसे बना है। अच्छा, किसी पिंड का ताप सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री बढ़ जाता है, बोल रहे हैं ना, कितना बढ़ जाता है 40 डिग्री बढ़ जाता है। अब बढ़ गया है भाई, पहले कितना था उसको देखना पड़ेगा, अब ये बढ़ चुका है इतना। ठीक है, तब क्या चेंजेस होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, तो पहले इतना था, अब ये इतना हो गया है, तो आपको बताना है। चलो चलिए करते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले इस दोनों प्रकार के दिए हैं फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट माइनस है ना 32 बटे आपका 5 सेल्सियस बटे 5, दैट्स क्लियर। अगर हम बोलें फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा C/5 इंटू ये हो जाएगा 9/5, कितना हो जाएगा 9/5, तो ये C इंटू 9/5, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 9/5, ठीक है, इंटू बोल सकते हैं +32, तो अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 9 पंच 6, तो ये हो जाएगा 9 5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत है और ये क्वेश्चंस गलत है। ठीक है, 72, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, 72 आएगी आंसर भाई। ठीक है, 72 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिनका 72 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर होगा, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये जो होते हैं अभी हमने देखा ना 40 डिग्री सेल्सियस इसी के बराबर होता है, तो माइनस जो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस तापमान के बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस जो भी हमने किया उसी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, है ना, क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। लेकिन संलयन की गुप्त ऊष्मा, किसकी संलयन की, संलयन की गुप्त ऊष्मा बोलते थे। परिभाषा दिया गया है संलयन की गुप्त ऊष्मा की कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलयन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम होती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम होगी, चालन के लिए, विकिरण के लिए, दहन के लिए, संवहन के लिए। तो जो ऊष्मा का हस्तांतरण होगा वो मैक्सिमम किस पे होगा, चालन, विकिरण, दहन या संवहन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विकिरण। विकिरण आपको पता है किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और ये कहीं भी लॉन्ग तक क्या कर सकते हैं, इसको पहुंचा सकते हैं। तो जैसे सूर्य की विकिरण होती है, तो सूर्य की जो विकिरण होती है उसकी हस्तांतरण अधिकतम हो सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है। ठीक है, तो कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है, चालन है, संवहन है, विकिरण है। करेक्ट आंसर क्या होगा, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण तरीका है। तो आपको बता दो, चालन से भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन से भी होता है और विकिरण से भी होता है। तो चालन, संवहन, विकिरण, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर कि भाई ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण तीनों से होता है। तो दूसरा नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। गर्मी के मौसम में घर की सबसे ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से रंगा जाता है, क्योंकि सफेद पृष्ठ ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परिवर्तित करता है।
और उष्मा ऊर्जा को कम अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए इसके आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है भाई। ये भी कॉमन सेंस वाला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में घर की सबसे ऊपरी और बाहरी सतह सफेद रंग, जैसे कि हम लोग है ना काला कलर का गर्मी के दिनों में नहीं पहनते, तो काला कलर का क्यों नहीं पहनते ये आपको बताना है। गर्मी के दिनों में हम व्हाइट कलर का क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो ब्लैक कलर होता है वो अच्छी तरीके से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जबकि व्हाइट कलर अच्छे से क्या कर सकता है, उसको उत्सर्जित कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो बस यही कारण है कि भाई गर्मी के दिनों में हम जनरली देखते हैं कि व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडी के दिनों में ब्लैक कलर का पहनना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना, कि भाई सफेद पृष्ठ ऊष्मा ऊर्जा को अधिक परावर्तित करेगा और ऊष्मा ऊर्जा को अधिक अवशोषित करेगा। ठीक है, ये आपकी साइंस की बुक जो कि पुनः आपके सामने है ना, इसमें अपडेटेड कर दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत कम समय बचा है, इसके लिए बहुत परफेक्ट बुक है। आप 1 लाइनर के माध्यम से, MCQ के माध्यम से, है ना, 9 to 10 की जो NCERT प्लस SCERT बुक है उसका सार ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज साध्य PSC एकेडमी का, इसके बारे में थोड़ा आपको बता दो कि साध्य PSC एकेडमी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जो कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा। मैं बहुत सारे बच्चों का देख रहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं MCQ पे कराता हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन वो भी उनसे नहीं बन पाते। ठीक है, हो जाता है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो इसमें क्या किया गया है, आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया गया कि आपको कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो इसके तर्ज पे 5 मॉडल टेस्ट बनाए गए जो आपकी साइकोलॉजी टेस्ट करती है, फैक्चुअल टेस्ट करती है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको डिराइव किया गया है। इसके 3 टेस्ट बचे हुए हैं। क्या सर जो पुराने जो नए बच्चे हैं जो भी टेस्ट खरीदेंगे उनको नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा भाई, उनको भी पुराने वाले जितने भी टेस्ट है उनका बेनिफिट्स मिलेगा। कुछ भी दिक्कत होता है दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती जलाने पर धुआं उठता है, क्या ये कथन सही है क्या, कि अगरबत्ती जलाने पर धुआं उठता है। कारण है धुआं गर्म गैसों और सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है जो अपने कम घनत्व के कारण ऊपर उठते हैं। चलिए बताओ भाई। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे ये है कि अगरबत्ती जलने पर धुआं उठता है, ये सही चीज है। अब ये क्यों उठता है, उसका कारण ये दिया है कि धुआं गर्म गैसों और सूक्ष्म ठोस कणों का मिश्रण होता है जो अपने कम घनत्व, डेंसिटी कम होने के कारण से ऊपर उठ जाता है। क्या ये सही कारण है, कथन कारण को बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है। चलो तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, कि भाई कथन तो बिल्कुल सही है और कारण भी क्या, डेंसिटी कारण से ऊपर उठता है। आपको पता होगा घर में हम लोग वेंटिलेटर बनाते हैं, एग्जॉस्ट लगाते हैं, वो भी इसी तरीके से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहा जाता है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो समझाने लायक रहे उसी को समझाएंगे, है ना। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को क्या कहा जाता है, फिलामेंट बोलते हैं, फॉइल बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं कि स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, ये क्या है, उसको बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक रूम जो हीटर के कॉइल को क्या बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को बोलते हैं बेटा एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो याद रखना है एलिमेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, उष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम चालन की बात करें, चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो जो है ना, जो खाना चम्मच होता है उसको अगर हम रख देते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, वो चालन मेथड से। ठीक है, संवहन जिसमें हम गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं ऊपर उठते हैं। विकिरण जैसे सूर्य की विकिरण यहाँ तक पहुँच जाती है, किसी भी तरीके से कोई पाइप लगाने की जरूरत नहीं होती, तो इसमें किसी माध्यम से किसी की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर हो जाता है रेडिएशन, विकिरण। विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि चालन के लिए, संवहन दोनों के लिए क्या है बेटा, माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उष्मागतिकी में किस प्रक्रिया में प्रणाली के अंदर या बाहर कोई उष्मा स्थानांतरण शामिल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उष्मागतिकी में एक प्रोसेस है, इसमें से 4 प्रोसेस दिया गया है। इसमें प्रणाली के अंदर, सिस्टम के अंदर
बाहर कोई उष्मा स्थानांतरण शामिल नहीं, मतलब ना तो उष्मा को लिया जा सकता है ना उष्मा दिया जा सकता है, मतलब उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसको बोलते हैं बेटा रुद्धोष्म प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया, जिसमें अंदर या बाहर कोई भी उष्मा का स्थानांतरण शामिल नहीं है। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया याद रखना कि उष्मा का कोई लेना देना नहीं, डेल क्यू इक्वल टू 0। निम्नलिखित में से कौन चालन का उदाहरण है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा चालन का उदाहरण है। पानी का उबलना है क्या? नहीं है, तो संवहन है सर। कपड़े प्रेस करना? बिल्कुल। सूर्य तथा पृथ्वी को गर्म करना? नहीं। हवा का बहना? तो करेक्ट आंसर क्या है? कपड़ा प्रेस करते हैं, वो चालन का उदाहरण है, क्योंकि उसमें पूरा हीट जनरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह खालिस्तान तापमान तक सिकुड़ेगा। तो आपको बताना है कि पानी का जो डेंसिटी होता है ना, वो किस टेम्परेचर पे चेंजेस देखने को मिलता है, और आपको जो आयतन है वो भी देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा टेम्परेचर उसको आपको बताना है। ठीक है, 4 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 5 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है भाई, है ना, आप लोगों के लिए। तो इंपॉर्टेंट एक बार बिल्कुल, है ना, जो चीज़ समझाने का रहेगा उसको समझा दूंगा। ठीक है, फैक्चुअल है उष्मागतिकी में, है ना, जो न्यूमेरिकल प्रश्न हमने कर लिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बता दो। बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बी आंसर इज द करेक्ट है। आपको देखने को मिलता है कि 4 डिग्री सेल्सियस में जो घनत्व होता है और आयतन होता है उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। इसमें जो घनत्व होता है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? घनत्व बढ़ जाता है। मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि भाई हम अगर बर्फीली वाला जगह में जाते हैं तो वहाँ पे जो बर्फ होते हैं पूरी ढकी रहती है ना, नदी जो झील की पानी होती है, लेकिन जो नीचे होते हैं वो पानी बना रहता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा मतलब वो डेंस होगा, घनत्व मैक्सिमम होगा। तो अगर घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? घनत्व ज्यादा होगा तो आयतन क्या होगा बेटा? कम होगा। क्या होगा? आयतन। तो सिकुड़ेगा कोई चीज तो आयतन कम होगा। मान के चलो इतना सारा आपके पास क्या है? पानी है। अब वो सिकुड़ेगा तो इतना हो गया, तो आयतन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो आयतन तो कम हुआ ना, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़, क्योंकि उसके जो अणु के कण है वो क्या होंगे? पास पास हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सर पानी का घनत्व मैक्सिमम होता है और आयतन क्या होता है? कम होता है। तो ये दोनों फैक्ट चीज यहाँ से बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। समझ आया क्या? यस यार नो कि आगे बढ़े? ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम, ये समझ आया कि नहीं आया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे? कमेंट करके आंसर देंगे भाई, फिर आगे बढ़े, क्योंकि इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर का समझो यही सार है। अगर ये समझ गया तो फिर बाकी तो फिर, है ना। ठीक है, चलो। यस सर, आ गया सर, बहुत बढ़िया। ये प्रयोगशाला परिचारक का जो टेस्ट सीरीज का आयोजन है उसका शेड्यूल है। आप अगर टेस्ट सीरीज अभी तक परचेस नहीं कर पाए हो किसी कारणवश तो कर लेना भाई। पहला टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट भी हो चुका है, तीसरा टेस्ट 17 तारीख को कल होने वाला है ना। तो कल होने से पहले आप लोग कर लो, और ये दोनों टेस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप ये परचेस करोगे। ठीक है, 24 तारीख को फिर अगला टेस्ट होगा, फिर 31 तारीख को टेस्ट होगा। इसी महीने ये कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस पर आधारित है ना, जितनी भी चीजें हैं वो आपको डाली गई है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रयोगशाला परिचारक के लिए टेस्ट सीरीज जो आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी। कुछ भी दिक्कत होता है मोबाइल एप्लीकेशन संबंधित तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइंस की ई बुक अभी तक आपने नहीं लिया है तो ये आपको किसी भी बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं है। ये हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। उसके लिए साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ई बुक वाले सेक्शन पे जाना है, फिर ये बुक आपको मिल जाएगा वहीं पे और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है क्या? चलो फिर ठीक, अभी जितने भी क्वेश्चन जो आ गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का है ना, विद्युत धारा का। वो हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर में कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, आप लोग को यहाँ पे डायग्राम्स देख पा रहे हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा उसी उम्र का है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये आप लोग के लिए मोटिवेशन है भाई कि समय बहुत कम बचा है। ठीक है, दुनियादारी छोड़ के, क्योंकि आप हो सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में होंगे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रयोगशाला परिचारक में एक पद लेना। अगर आप एक पद लेते हैं भले ही उसके बाद आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसमें डेडिकेटेड होकर जुड़ा हुआ है, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। मैं मैसेज देखता हूँ तो मेरे को समझ आता है। ठीक है, तो कि भाई इसके लिए आपको रेडी होना है कि आपको
बहाना नहीं बनाना है, परिस्थिति कैसे भी हो आपको तैयारी में लगे रहना है। थैंक यू सो मच। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा वाला MCQ, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको।